गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हमें बायोटेक के एक नए कॉन्सेप्ट जीन डोपिंग का अध्ययन करना है। हम बायोटेक लगभग ख़त्म ही कर लिया है, हमने लास्ट के कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं। ये जो शब्दावली है ना डोपिंग, अक्सर आपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा कि एक पर्टिकुलर खिलाड़ी डोपिंग का शिकार हो गया, इसीलिए उसे खेलने नहीं दिया गया। क्या होती है ये डोपिंग? डोपिंग का तात्पर्य होता है बायोटेक की मदद से शरीर की मांसपेशियों को इस प्रकार परिवर्तित करना कि अतः प्रकार की एनर्जी व्यक्ति के शरीर में संग्रहित हो जाए। क्योंकि कोई भी स्पोर्ट है, खास जैसे फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, एथलेटिक्स हो गया, ये सारे स्पोर्ट्स अत्यधिक मात्रा में एनर्जी का कंजम्पशन मांगते हैं। खास करके आप लोगों ने बॉडी बिल्डर्स को देखा होगा, जैसा कि इस इमेज में बना हुआ है कि 6 महीने के अंदर व्यक्ति के 6 पैक्स ऐब निकल आए। पॉसिबल है क्या? आप लोगों ने भी बहुत सारे, खासकर कि बॉयज़ ने जिम ज्वाइन किया होगा। 6 महीने में कुछ भी नहीं होता है वेट लॉस के अलावा। एब्स वैब्स निकलना तो बड़ी दूर की बात है। बिना किसी स्टेरॉइड्स या मेडिसिन के आप ऐसे बॉडी बिल्डर्स प्रकार की बॉडी नहीं बना सकते हो। कुछ ना कुछ स्टेरॉइड्स आपको लेने पड़ेंगे या अपने शरीर के साथ किसी न किसी प्रकार की छेड़छाड़ तो करनी पड़ेगी। उस समय तो लगेगा कि यार देखो कट्स वट्स निकल आए हैं, बॉडी बन गई है, लेकिन 10 से 15 साल के बाद वो साइड इफ़ेक्ट्स देने लगेगा। मतलब 35-40 की उम्र में व्यक्ति ऐसा लगने लगेगा जैसे 55-60 का हो गया हो। इन्हीं चीज़ों का अध्ययन हमें करना है। ये जो एग्जाम्पल मैंने दिए हैं आपको, ये प्रैक्टिकल हैं जीन डोपिंग के। जीन डोपिंग, डोपिंग का मतलब होता है छेड़छाड़, अर्थात जेनेटिकल लेवल पर जाकर आप जीन्स के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो और इस छेड़छाड़ का उद्देश्य है कि आपके शरीर में अतः प्रकार की एनर्जी आ जाए, गजब की एनर्जी आ जाए। क्लियर है? इसी चीज़ को कहा जाता है जीन डोपिंग। ठीक है, मतलब जेनेटिकल लेवल पर जाकर छेड़छाड़ करना। जीन डोपिंग की मदद से इंसान की आनुवांशिक बनावट में इस तरह से फेरबदल किया जाता है कि शरीर की मांसपेशियां पहले से अधिक मजबूत और गतिशील हो जाती हैं। अपन ने लगभग सभी आनुवांशिक पहलुओं का अध्ययन कर लिया है। ठीक है, बायोटेक के हम लास्ट चरण में हैं, जिसमें हम बायोटेक का एक नवीनतम पहलू पढ़ रहे हैं, जीन डोपिंग। और क्या है? आनुवांशिक बनावट में छेड़छाड़ किया जाता है जीन डोपिंग के अंतर्गत। और इस प्रकार की छेड़छाड़ की जाती है कि हमारे शरीर की जो संरचना है, उस संरचना में ही फेरबदल कर दिया जाए, जिससे हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा मजबूती और गतिशीलता उत्पन्न हो जाती है। और ये जो मजबूती और गतिशीलता है, ये खासकर कि खिलाड़ियों को सबसे ज़्यादा आवश्यक होती है। तो जीन डोपिंग की जो क्रिया प्रणाली है, ये अधिकतर खिलाड़ियों पर लागू होती है। सॉरी वे अपने शरीर के साथ इस प्रकार की छेड़छाड़ करते हैं। क्लियर है? तो क्या है जीन डोपिंग? आनुवांशिक स्तर पर जाकर शरीर की संरचना के साथ छेड़छाड़ करना, ताकि शरीर जो है पहले से ज़्यादा मजबूत और पहले से ज़्यादा गतिशील हो जाए। आनुवांशिक स्तर पर इस प्रकार की छेड़छाड़ को ही कहा जाता है जीन डोपिंग। जीन चिकित्सक प्रयोगशाला में तैयार खास कृत्रिम जीन को मरीज के जीनोम से जोड़ते हैं। जीनोम, हमने पढ़ा था जीनोम के बारे में भी कि जीनोम क्या होता है। एक विशाल सागर होता है हमारे शरीर की जीन्स का।
लगभग हमारे शरीर में 30,000 से 80,000 जीन्स पाई जाती हैं। उसी 30,000 से 80,000 जीन्स के समूह को कहा जाता है जीनोम। क्या बोलते हैं इसे? जीनोम। तो जीन में क्या होती हैं? न्यूक्लियोटाइड्स की कोडिंग होती हैं, एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन और थाइमिन की डीएनए के अंदर। हमने ये भी पढ़ा था कि डीएनए का वह भाग जो आनुवांशिक सूचनाओं को अपने अंदर स्टोर करता है वो कहलाती है जीन। क्लियर है? तो कृत्रिम रूप से ऐसी कोडिंग तैयार की जाएगी या ऐसी जीन तैयार की जाएगी जो हमारे शरीर को पहले से ज़्यादा मजबूत और गतिशील बना दे, या जो भी फेरबदल आपको करने हैं उसकी कोडिंग उस कृत्रिम जीन में रहेगी और उस कृत्रिम जीन को हमारे जीनोम में ऐड कर दिया जाएगा, जिससे कि व्यक्ति का जो शरीर है वो पहले से ज़्यादा मजबूत और गतिशील बन जाएगा। इसी क्रिया प्रणाली को कहा जाता है जीन डोपिंग। ऐसा करने से शरीर की मांसपेशियों को तैयार करने वाले हार्मोन उत्तेजित हो जाते हैं तथा लाल रक्त कोशिकाओं का बनना बढ़ जाता है। देखो, हमारे शरीर में एक्चुअल में जीन्स को ऑक्सीजन या सेल को ऑक्सीजन कौन पहुंचा रहा है? रेड ब्लड सेल्स में पाया जाने वाला एक तत्व जिसे कहा जाता है हीमोग्लोबिन। ठीक है? जब भी हम सांस लेते हैं तो फेफड़ों में जो रक्त है, उस रक्त में जो हीमोग्लोबिन है वो इस ऑक्सीजन से क्रिया करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक एक पदार्थ तैयार हो जाता है। और ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ही शरीर के विभिन्न बॉडी पार्ट्स में जाता है और सेल्यूलर लेवल पर जाकर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहाँ पर एक्सचेंज होता है। क्लियर है? और इन्हीं सेल से कार्बनिक पदार्थ को ग्रहण करता है हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और वापस वही रक्त फेफड़ों में आकर कार्बनिक पदार्थ को बाहर कर देता है। इसीलिए हम जब एक्सहेल करते हैं, मतलब अपनी सांस बाहर छोड़ते हैं, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ये एक सामान्य क्रिया है। इससे ये स्पष्ट होता है कि हमारे शरीर में एनर्जी का जो संचार होता है वो रेड ब्लड सेल्स के माध्यम से होता है। और रेड ब्लड सेल्स अगर बहुतायत संख्या में हमारे शरीर में उपलब्ध हैं तो हम कितना भी मेहनती कार्य करें हम थकेंगे नहीं, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स बहुतायत मात्रा में उपलब्ध हैं, जिससे कि हीमोग्लोबिन भी बहुतायत मात्रा में उपलब्ध है। और जब भी ऑक्सीजन की किसी भी बॉडी पार्ट में आवश्यकता होगी, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन वो ऑक्सीजन वहाँ तक पहुँचा देगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब ये रेड ब्लड सेल्स का जो काउंट है वो कम हो जाए। इसीलिए हम जल्दी थक जाते हैं अगर रेड ब्लड सेल्स का काउंट कम हो जाता है तो। ये फेरबदल जो यहाँ पर हो रहा है, मतलब एक कृत्रिम जीन जो हमारे जीनोम में ऐड कर दी गई है, वो क्या करती है? रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करने वाले जो हार्मोन्स हैं हमारे शरीर के, उन हार्मोन्स को उत्तेजित करेगी, जिससे कि रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा मात्रा में बनने लगें। और रेड ब्लड सेल्स अगर ज़्यादा मात्रा में बनने लगेगी तो आप कितना भी मेहनती कार्य कर लो, ऑक्सीजन की जो नीड है वो फुलफिल होती रहेगी। ठीक है? जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, ऐसा करने से शरीर की मांसपेशियों को तैयार करने वाले हार्मोन उत्तेजित हो जाते हैं तथा लाल रक्त कोशिकाओं का बनना बढ़ जाता है। क्लियर है? इससे एथलीटों को अपने प्रदर्शन के दौरान अधिक से अधिक ऑक्सीजन मिलती है और वे थकते नहीं हैं। ठीक है? मतलब जो भी एथलीट हैं वो जब भी अपने गेम में मग्न हैं, ठीक है, उन्हें बहुत सारी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, दौड़ने में, उचकने में, कूदने में, लंबी कूद में, छोटी कूद में, इन सारी चीज़ों में। और अगर उनके शरीर में आरबीसी का काउंट ज़रूरत से ज़्यादा है तो फिर उनको थकान होगी नहीं।
ये फेरबदल होता है किसमें? जीन डोपिंग में। फ्रांस के नैंट्स एक स्थान आता है कहाँ पर? फ्रांस में। फ्रांस के नैंट्स स्थित स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान से जुड़े फ्रेंच नेशनल इंस्टीट्यूट में जीन डोपिंग को विकसित करने में जुटे डॉक्टर फिलिप मॉलियर ने कुछ वर्ष पहले इससे जुड़ा शोध पत्र प्रकाशित किया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना जीन डोपिंग का, जो अभी अपन ने समझा है, जीन डोपिंग के इस कॉन्सेप्ट का विकास हुआ है फ्रांस में, और डॉक्टर फिलिप मैलियर के दिमाग की उपज है ये जीन डोपिंग का कॉन्सेप्ट। डॉक्टर फिलिप मैलियर ने जीन डोपिंग के संबंध में बहुत सारे रिसर्च पेपर प्रकाशित किए हैं, जिससे कि ये चीज़ सभी के संज्ञान में आई है कि ऐसा भी हो सकता है। मैलियर ने अपने प्रयोग से साबित कर दिया कि एक खास जीन जो एरिथ्रोपोएटिन, इसका नाम नोट कर लेना, क्या है तत्व? एरिथ्रोपोएटिन बनाता है, उसे कृत्रिम रूप से तैयार करना और फिर उससे शरीर में डालना संभव है। अब ये एक हार्मोन है, कौन सा? एरिथ्रोपोएटिन। और एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन एक जीन के कारण बनता है। एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन हमारे शरीर में आरबीसी की मात्रा को बढ़ाता है। डॉक्टर फिलिप मॉलियर ने यही बताया है कि एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन को विकसित करने वाली जो जीन है उसे कृत्रिम रूप से तैयार किया जा सकता है, और मनुष्यों में जो मांसपेशियां हैं उन्हें मजबूत किया जा सकता है। एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन या ईपीओ, इसे सामान्य शब्दों में कहा जाता है क्या? ईपीओ, एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन को। एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन जो लाल रक्त कोशिकाओं की उत्पत्ति को नियंत्रित करता है, खिलाड़ियों के लिए गैर कानूनी डोप का जरिया बना है। क्लियर है? तो ये जो जीन डोपिंग होती है ना, जीन डोपिंग के लिए खास तौर से जिम्मेदार होता है एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन अर्थात ईपीओ। क्या होता है? कृत्रिम रूप से ऐसी जीन तैयार की जाती है जो हमारे शरीर में एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन को उत्तेजित कर दे, और एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन अगर उत्तेजित हो जाता है तो शरीर में आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है, और आरबीसी में ही हीमोग्लोबिन होता है जो जिम्मेदार होता है ऑक्सीजन को लंग्स से विभिन्न बॉडी पार्ट्स में ले जाने के लिए। यानी जीन डोपिंग में पूरा खेल किस हार्मोन का है? एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन का ही पूरा खेल है। क्लियर है? क्योंकि ये क्या करता है? लाल रक्त कोशिकाओं की उत्पत्ति को नियंत्रित करता है, और अगर एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन को नियंत्रित करने वाली जीन में हम फेरबदल कर दें तो ये हार्मोन हमेशा एक्टिवेट रहेगा, जिससे कि आरबीसी निरंतर बढ़ती रहेंगी, और व्यक्ति कितनी भी एक्सरसाइज करे, कितना भी शारीरिक श्रम करे, वो थकेगा नहीं। इसलिए जीन डोपिंग खेल किसका है? एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन का। यह वह जादुई दवा थी जिसका प्रयोग लॉन्स आर्मस्ट्रॉन्ग ने टूर डी फ्रांस की साइकिल दौड़ में किया था। लॉन्स आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, इनका नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। ये मेरे हिसाब से पहले व्यक्ति थे जो डोपिंग टेस्ट में पकड़े गए थे। ठीक है, इन्होंने ही सबसे पहले डोपिंग को गलत तरीके से यूज़ किया था और साइकिल रेस जीती थी। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन को एक्टिवेट किया जाता है जीन डोपिंग में, जिससे आरबीसी का काउंट हमारे शरीर में बढ़ जाता है। क्लियर? अब अपन बात करते हैं डोपिंग में शामिल दवाइयों के बारे में, कि ऐसी कौन सी दवाइयां हैं जो इस डोपिंग के लिए उत्तरदायी होती हैं। मतलब मनुष्य किस प्रकार से अपना स्टैमिना बढ़ाता है और बहुत ही कम समय में बहुत ही आकर्षक शरीर बना लेता है,
या बहुत ही कम समय में इन दवाइयों के माध्यम से अपना स्टैमिना को विकसित करता है और प्रदर्शन करता है, खास करके एथलीट्स। तो इन दवाइयों को 5 श्रेणियों में विभाजित करके रखा है। सबसे पहली आती हैं स्टेरॉइड्स, ठीक है। ये खास करके जो बॉडी बिल्डर्स हैं, जो ये बोलते हैं विभिन्न प्रकार के प्रोटीन पाउडर लेते हैं, उसके बाद डंबल्स उठाते रहते हैं। अपन से बोलो उठाए जाए, अपन के बस की बात नहीं है, जब तक कि कुछ कृत्रिम तरीके से अपन ना खाएं। क्लियर है? कुछ ऐसी चीज़ें ना खाएं जिससे हमारा शरीर जो है ज़्यादा स्टेमिना पर काम करने लगे, हमारे शरीर का स्टेमिना बूस्ट हो जाए। एक आम आदमी नहीं उठा सकता इतने भारी भारी डंबल, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन पाउडर वगैरह हैं, वास्तविकता में वो स्टेरॉइड्स हैं, ठीक है। और उन स्टेरॉइड्स के कारण हमारे शरीर में कृत्रिम प्रकार की एनर्जी का उद्भव होता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति जो है ये सारी जिम वगैरह के कार्य कर सकता है। क्या है ये स्टेरॉइड्स, इनको समझना। डोपिंग में आने वाली दवाओं का मुख्यतः 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिसमें स्टेरॉइड्स सबसे आम है। हमारे शरीर में स्टेरॉइड पहले से ही पाया जाता है, लेकिन कुछ पुरुष एथलीट मांसपेशियों और पौरुष बढ़ाने के लिए स्टेरॉइड का इंजेक्शन लेते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक रूप से तो स्टेरॉइड होता है हमारे शरीर में। हम जो भी खाना खाते हैं, जितने भी फल का सेवन करते हैं, वो स्टेरॉइड्स जो है वो ऐसे प्राकृतिक तरीके से भी हमारे शरीर में उपलब्ध है। लेकिन बहुत सारी दवाएं भी आती हैं स्टेरॉइड्स की, और ये क्या करती हैं, हमारे शरीर को अलग से एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, जिससे व्यक्ति की जो परफॉर्मेंस है अपनी फील्ड में वो बहुत ज़्यादा उत्तेजक हो जाती है, क्योंकि थकान का अनुभव उसे नहीं होता है। लेकिन वही है, व्यक्ति आदी हो जाता है इन चीज़ों का, और कुछ समय बाद इसके साइड इफ़ेक्ट्स दिखने लगते हैं, ठीक है। तो एक दवा या एक प्रकार क्या हो गया दवा का, स्टेरॉइड्स। दूसरा है विभिन्न प्रकार के उत्तेजक पदार्थ। इंजेक्शंस भी आते हैं, दूध में घोलने वाले पाउडर्स भी आते हैं, ठीक है, कैप्सूल्स भी आते हैं, जिससे व्यक्ति को दर्द का एहसास होता ही नहीं है। उसको कहते हैं उत्तेजक पदार्थ। और यहाँ पर उत्तेजना काय की हो रही है, यहाँ पर उत्तेजना हो रही है हमारे स्टेमिना की। उत्तेजक पदार्थ शरीर को चुस्त और दिमाग को तेज कर देते हैं। इनका इस्तेमाल प्रतियोगिता के दौरान प्रतिबंधित है, लेकिन कुछ खिलाड़ी इसे खेल से पहले लेते हैं, जिससे शरीर में ज़्यादा ऊर्जा का संचार होने लगता है। क्लियर है? अपन से बोलो ऐसा शरीर बना लो, पॉसिबल ही नहीं है बिना किसी दवाओं के, ठीक है। ना कभी कोशिश करना। ज़्यादा ऊर्जा का संचार होता है किसके कारण? उत्तेजक पदार्थ के कारण। क्योंकि इन उत्तेजक दवाओं ने क्या किया है, जो न्यूरॉन्स के माध्यम से हमारे शरीर में दिमाग का संचार हो रहा है, दिमाग की एक्टिविटीज़ का संचार हो रहा है, उन न्यूरॉन्स की गतिविधि को तेज़ कर दिया है, ठीक है। एक तरीके का नशा दे दिया है, ठीक है। वर्ष 1994 में फुटबॉल विश्व कप के दौरान अर्जेंटीना के खिलाड़ी मैराडोना ऐसे ही उत्तेजक पदार्थ एफेड्रीन का इस्तेमाल करने के दोषी पाए गए थे। मतलब ये उत्तेजक पदार्थ है कौन सा? एफेड्रीन, जो इन्होंने ले लिया था खेल के पहले और गजब का प्रदर्शन किया खेल में। लेकिन बाद में पता चला कि इन्होंने उत्तेजक पदार्थ लेकर ऐसा प्रदर्शन किया गया था और काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरी उन पर बैठी थी। तो एक श्रेणी हो गई स्टेरॉइड्स की, एक श्रेणी हो गई उत्तेजक पदार्थ की। इसके बाद होता है पेप्टाइड हार्मोन। ये तो मैंने बायो में भी समझाया था पेप्टाइड हार्मोन के बारे में, ठीक है। इसको फिर से समझना। स्टेरॉइड की तरह पेप्टाइड हार्मोन भी शरीर में मौजूद होता है। मतलब पहले से, क्योंकि हार्मोन है तो ये पहले से ही हमारे शरीर में मौजूद है, इसलिए इनका अलग से सेवन शरीर में असंतुलन पैदा करता है।
क्योंकि जितना निर्धारित मात्रा में एक मनुष्य को चाहिए उतना उसके पास मौजूद है। क्लियर? लेकिन आपने एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए और ज़्यादा पेप्टाइड हार्मोन ग्रहण कर लिया, तो शरीर में असंतुलन हुआ इस हार्मोन का कि नहीं। डायबिटीज़ के मरीज के लिए जीवन रक्षक हार्मोन इंसुलिन को अगर स्वस्थ व्यक्ति ले तो शरीर में वसा घटता है और मांसपेशियां बनती हैं। क्योंकि इंसुलिन कार्य क्या करता है? इंसुलिन कार्य ये करता है कि हमने जैसे ही खाना खाया तो हमारी बॉडी में वो खाना अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और उस ग्लूकोज से हमको एनर्जी मिलती है सामान्य व्यक्तियों में। लेकिन अब जो डायबिटीज़ के शिकार हैं उन व्यक्तियों में इंसुलिन की कमी हो जाती है। अब इंसुलिन की कमी हो जाने से ग्लूकोज जो है वो सेल्स ग्रहण नहीं कर पाती हैं। व्यक्ति जो डायबिटीज़ का व्यक्ति होता है, क्योंकि इंसुलिन नहीं है उसके शरीर में और खाना तो उसने खाया लेकिन सेल्स ने ग्लूकोज ग्रहण नहीं किया, इसलिए हमेशा उसको भूख लगने लगती है या लगातार लगती है और ऐसा लगता है उसको कि यार कुछ खा लिया जाए, क्योंकि खाना तो खाया लेकिन शरीर को नहीं लगा क्योंकि इंसुलिन शरीर में मौजूद नहीं था। क्लियर है? अब इंसुलिन की कार्य प्रणाली तो आपको पता चल गई कि इंसुलिन क्या करता है। इंसुलिन का मुख्य कार्य होता है कि हमने जो खाना खाया उसको हमारे शरीर ने ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? अब ग्लूकोज में जब ये खाना कन्वर्ट हो गया है तो वो ग्लूकोज अल्टीमेटली कंज्यूम होगा कहाँ पर? हमारे बॉडी की सेल्स में। ठीक है? तब तो एनर्जी जनरेट होगी। डायबिटीज़ का पेशेंट इसीलिए कमज़ोर हो जाता है क्योंकि खाना तो उसने भरपूर खा लिया लेकिन बॉडी की सेल्स तक ग्लूकोज नहीं पहुंच पाया, इसलिए वो कमज़ोरी का शिकार होता है। और अगर वो इंसुलिन की गोली खाए या इंसुलिन का इंजेक्शन ले तो तुरंत ये जो इंसुलिन पदार्थ है वो शरीर में पहुंचेगा और जो ग्लूकोज बना है उस ग्लूकोज को तुरंत कंज्यूम करा देगा कहाँ पर? हमारी बॉडी की सेल्स में, और एकदम से व्यक्ति को एनर्जी आ जाएगी। ये एक सामान्य कार्य प्रणाली थी इंसुलिन की। लेकिन अब ऐसा व्यक्ति जो पूर्ण रूप से तंदुरुस्त है, उसे अगर अपनी बॉडी के मसल्स बनाने हैं, ठीक है, जैसे मैं, ठीक है, मैं बल्की टाइप का आदमी हूँ, ठीक है, फैट वेट बहुत ज़्यादा है शरीर में लेकिन शुगर वुगर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर मैं ये इंसुलिन लेने लगूं तो क्या होगा? ये जो फैट है ना, स्टमक है, तोंद है, इसका फैट ऑटोमेटिकली कम होने लगेगा। कारण क्या है? कि ये भी वसा है, फैट है। और इंसुलिन अगर आपने कृत्रिम तरीके से लिया तो ये फैट ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर सेल्स में कंज्यूम हो जाएगा और गजब की एनर्जी जनरेट होगी शरीर में, खाना खाओ अथवा ना खाओ। लेकिन बिना एक्सरसाइज के ही व्यक्ति दुबला हो जाएगा अगर इस प्रकार का कार्य करने लगे, मतलब इंसुलिन का इंजेक्शन लेने लगे। लेकिन दुष्परिणाम भी बहुत ही भयावह होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ तो निकालो दिमाग से, ना कभी ऐसा ट्राई करना। बस ये चीज़ समझ लो कि कुछ व्यक्ति अपना शरीर बनाने के लिए कृत्रिम रूप से इंसुलिन लेते हैं, जिससे कि उनका शरीर में जो मोटापा है, वो मोटापा में जो वसा भरा हुआ है वो वसा ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर सेल्स में कंज्यूम करा दिया जाए और व्यक्ति को बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाए। इससे ज़्यादा इस्तेमाल से शरीर में ग्लूकोज का स्तर अचानक काफ़ी घट सकता है। अब ग्लूकोज का स्तर इसलिए घट जाएगा क्योंकि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज था वो तो कंज्यूम हो गया कहाँ पर? सेल्स में। ऐसे में शरीर जल्दी थकता है और हार्मोन का तालमेल बिगड़ जाता है, क्योंकि भाई जो प्राकृतिक रूप है ना जिसके भी शरीर का, उसको उसी में ही सही लगता है। अब जैसे कोई बहुत दुबला है, दुबला होना बात अलग है, लेकिन वो उसका जेनेटिकल बॉडी शरीर है, जेनेटिकल लेवल पर वो दुबला है लेकिन एनर्जेटिक है। ठीक है, अब जैसे
मैं अपना एग्जाम्पल दूं, मैं फैटी हूं, ठीक है, मोटापा है, लेकिन अपने अनुसार मेरा शरीर सही है क्योंकि प्राकृतिक है, ठीक है, इसी शरीर में मुझे एनर्जी बहुत रहती है। क्लियर है? तो प्राकृतिक अवस्था से आप छेड़छाड़ करोगे तो उसके कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स ज़रूर होंगे। और यहाँ पर साइड इफेक्ट क्या है कि अगर आपने कृत्रिम तरीके से इंसुलिन लिया, मतलब आपको डायबिटीज़ नहीं है लेकिन फिर भी आपने इंसुलिन लिया दुबला होने के लिए, तो उसके साइड इफ़ेक्ट ये होंगे कि आपके शरीर में भविष्य में हार्मोन का तालमेल बिगड़ जाएगा, और अगर हार्मोन का तालमेल बिगड़ गया तो व्यक्ति मृत्यु तक को प्राप्त हो सकता है। क्लियर है? तो ये कारण था किसका? पेप्टाइड हार्मोन का। इसके बाद नारकोटिक्स, मतलब मॉर्फिन ऑर्फिन वगैरह, ये सारे ड्रग्स ले लो। मॉर्फिन क्या है? एक दर्द निवारक दवा है, और फिर कितने भी डंबल उठाओ आप, ठीक है, 200 किलो 300 किलो कितना भी उठाओ, आपको दर्द का एहसास ही नहीं होगा। लेकिन वही है, इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। नारकोटिक्स या मॉर्फिन जैसी दर्दनाशक दवाएं डोपिंग में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। क्लियर है? इसलिए डोपिंग में इस्तेमाल की जाती है क्योंकि खिलाड़ी क्या करेगा, खेल से पहले इनको ग्रहण कर लेगा, और जब वो अपने शरीर का यूज़ करेगा तो उसको किसी भी प्रकार से दर्द का एहसास होगा नहीं। कंपटीशन के दौरान दर्द का एहसास होने पर अक्सर खिलाड़ी इन दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। तो चौथी श्रेणी क्या हो गई? नारकोटिक्स। और पांचवी श्रेणी हो गई डायूरेटिक्स। नारकोटिक्स के बाद आ गया डायूरेटिक्स, ये भी कैप्सूल्स के रूप में आते हैं डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स के सेवन से शरीर पानी को बाहर निकाल देता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी छोड़ता है, या डायूरेटिक्स के सेवन से शरीर बहुत ज़्यादा पसीना छोड़ता है। कुश्ती जैसे खेलों में कम भार वाली श्रेणी में घुसने का मौका मिल जाता है। क्लियर है? क्योंकि अगर शरीर बहुत ज़्यादा पसीना छोड़ेगा तो व्यक्ति चिकना हो जाएगा, और कुश्ती जैसे खेलों में ये चीज़ बहुत काम की है। तो इस प्रकार से डोपिंग के केस में दवाइयों की 5 श्रेणियां बनती हैं। एक होता है स्टेरॉइड्स, दूसरा है विभिन्न प्रकार के उत्तेजक पदार्थ, तीसरा होता है पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है, इंसुलिन का ही रूप है, उसके बाद नारकोटिक्स, और उसके बाद डायूरेटिक्स। ठीक है, इन 5 प्रकार की दवाओं से ये डोपिंग वगैरह की जा सकती है। जीन डोपिंग बात अलग है, हम इन डोपिंग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ तक था डोपिंग का टॉपिक। अब एक और बात है, कौन सी? ब्लड डोपिंग की। ये भी आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है, ब्लड डोपिंग। इसमें क्या होता है, मैं खिलाड़ी का ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। अगर एक खिलाड़ी है, वो क्या करता है कि किशोरावस्था में जो बच्चे हैं उनका रक्त लेकर अपने शरीर में डाल देता है, क्योंकि किशोरावस्था में जो बच्चे हैं उनके शरीर में आरबीसी की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और अगर उनका रक्त लेकर किसी व्यक्ति ने अपने शरीर में डाल लिया, खासकर कि ऐसे व्यक्ति जिनमें आरबीसी काउंट बहुत कम है, तो उनके शरीर में आरबीसी काउंट बढ़ जाएगा। और आरबीसी काउंट अगर बढ़ जाता है तो वही है, ऑक्सीजन की डिमांड अगर बॉडी में हो रही है तो वो डिमांड बहुत आसानी से फुलफिल की जा सकती है। कुछ खिलाड़ी प्रदर्शन बेहतर करने के लिए किशोरों का रक्त खुद को चढ़ाते हैं, जिसे ब्लड डोपिंग कहते हैं। मतलब आपके शरीर का रक्त नहीं है, आपने किसी किशोरावस्था में जो बालक है या बालिका है उसका रक्त लेकर अपने शरीर में चढ़ा लिया, उसको बोलते हैं ब्लड डोपिंग। कम उम्र के व्यक्ति के रक्त में आरबीसी ज़्यादा होते हैं, जो खूब ऑक्सीजन खींचकर ज़बरदस्त ताकत देते हैं। ठीक है, किशोरावस्था में जो बालक है या बालिका है उसके शरीर में आरबीसी काउंट बहुत ज़्यादा है, जो बहुत ज़्यादा ताकत देगा ऑक्सीजन का संग्रहण करके। आमतौर पर ब्लड कैंसर के मरीजों का रक्त
समान ब्लड ग्रुप के रक्त से बदलना पड़ता है। ऐसे मरीजों के लिए किशोरों का रक्त सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें रेड ब्लड सेल्स की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे शरीर में ज़्यादा ऊर्जा का संचार होता है। क्लियर है? तो ब्लड डोपिंग का कॉन्सेप्ट यही है कि कृत्रिम रूप से किशोरावस्था में जो बालक है या बालिका है उसके रक्त को अपने शरीर में चढ़ा लेना। खास करके एथलीट्स ऐसे काम करते हैं क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसको बोलते हैं अपन क्या? ब्लड डोपिंग। अब डोपिंग की इस प्रणाली को समाप्त करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर बहुत सारी संस्थाएं बनी हैं। जैसे इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी बनी है। इसका चिन्ह भी याद रखना, 2 ग्रीन मार्क है, और इसकी टैगलाइन है प्ले ट्रू, यानी ईमानदारी से खेलो। ठीक है? कौन सी संस्था है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। और भारत में भी डोपिंग की इस कुप्रथा को ख़त्म करने के लिए एक गवर्नमेंट बॉडी है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है? जिसका मोनो क्या है? पीपल के 2 पत्ते यहाँ पर बने हुए हैं। इसकी टैगलाइन है प्ले फेयर। इनके बारे में समझना। इंटरनेशनल गेम्स में ड्रग्स का बढ़ता हुआ चलन रोकने के लिए वाडा अर्थात वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना 10 नवंबर 1999 को लुसाने स्विट्जरलैंड में की गई थी। ठीक है? जब इस प्रकार के डोपिंग से संबंधित बहुत सारे केसेस स्पोर्ट्स में आने लगे तो इस डोपिंग की एक्टिविटी को रोकने के लिए ही वाडा अर्थात वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना की गई। कब? 10 नवंबर वर्ष 1999 को। स्थापना कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी स्विट्जरलैंड के लुसाने नामक स्थान पर। इसी के तर्ज पर हर देश में नाडा अर्थात नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना की जाने लगी। और वर्तमान समय में ये जो वाडा है ना, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका मुख्यालय कनाडा देश के मॉन्ट्रियल शहर में स्थित है। क्लियर है? इसका मुख्यालय कहाँ है? वाडा का कनाडा के मॉन्ट्रियल में। लेकिन इसकी जब स्थापना हुई थी तो स्थापना हुई थी स्विट्जरलैंड के लुसाने नामक स्थान पर। और डोप टेस्ट के जो कहना चाहिए लैब हैं वो हर शहर में स्थित हैं भारत के। ठीक है? आजकल तो कोई भी स्पोर्ट ऑर्गेनाइज होता है तो पहले ही खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट करा लिया जाता है। डोपिंग टेस्ट में जितनी भी विधियां हैं वो हम पढ़ चुके हैं। 2 संस्थाएं भी हमने पढ़ ली हैं। कौन कौन सी? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी और नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। अब अपन बात करते हैं किसकी? बायोमेट्रिक्स की। ठीक है? आज जो दौर है वर्तमान का वो आईटी क्षेत्र का दौर है, जहां पर हम अपनी पूर्ण रूपेण जो निजी इन्फॉर्मेशन है वो अपने मोबाइल में, लैपटॉप्स में, पाम टॉप्स में और विभिन्न प्रकार के उपकरणों में संग्रहित करके रखते हैं कि नहीं? अपनी पर्सनल फ़ोटोज़, फैमिली की फ़ोटोज़ सब हमारे मोबाइल में पड़ी रहती हैं। क्लियर है? और बिजनेस से संबंधित पूरी इंफॉर्मेशन, हमारे खातों की डिटेल, ये सब हमारे मोबाइल में पड़ी हुई है। विभिन्न प्रकार की एप्लीकेशंस इसका यूज़ कर रही हैं। ठीक है? तो आज का ये जो दौर है, इस दौर में अपनी चीज़ों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ही एक नई फील्ड सामने निकल कर आई है, जिसमें आईटी क्षेत्र को बायोलॉजी के क्षेत्र से जोड़ दिया गया है। और एक नई फील्ड जो सामने आई है वो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इस बायो इन्फॉर्मेटिक्स में क्या होता है? खासकर कि अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व रखने के लिए हम बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट का यूज़ करने लगे हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब हमने आधार कार्ड बनवाए थे तो हमारी पूरी 10 उंगलियों की छाप उन्होंने ले ली थी।
हमारा रेटिना स्कैन हुआ था। आजकल जो नए प्रकार के मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं उसमें फिंगरप्रिंट सेंसर है। पहले तो बाहर होता था फिंगरप्रिंट सेंसर, लेकिन आजकल स्क्रीन में ही आ गया है। ठीक है, इसके अलावा हम अपने चेहरे का लॉक भी लगाने लगे हैं। ये सब क्या है? हमारे शरीर तो एक बायो है या बायोलॉजी का विषय है। इसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हमने जोड़ दिया है कि हम उंगलियां स्कैन कर रहे हैं अपनी, या पासवर्ड की जगह हम अपना थंबप्रिंट यूज़ कर रहे हैं, हम अपना फेस को स्कैन करा रहे हैं और वो हमने पासवर्ड रख दी कि जब हम चेहरा दिखाएंगे तभी हमारा मोबाइल ऑन होगा। आजकल और ज़्यादा जो आधुनिक फ़ोन्स आने लगे हैं वो आपके रेटिना को ही स्कैन कर लेते हैं और फिर अनलॉक होते हैं। यही विषय कहलाता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, किसी जीव की पहचान उसके शारीरिक और व्यवहारिक गुणों के आधार पर सत्यापित करने की तकनीक ही बायोमेट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, बायोमेट्रिक्स या बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स नहीं कहना चाहिए क्योंकि बायो इन्फॉर्मेटिक्स अपन पहले पढ़ चुके हैं। उसमें बायोलॉजी के क्षेत्र का संग्रहण कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है, लेकिन बायोमेट्रिक्स में क्या होता है, हमारे शारीरिक और व्यवहारिक स्तर पर हमारे अध्ययन किया जाता है और इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, वो क्षेत्र कहलाता है बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स का शाब्दिक अर्थ ही है किसी व्यक्ति का जैविक गुणों के आधार पर पहचान निर्धारित करना। ठीक है, तो किसी व्यक्ति की जैविक गुणों के आधार पर पहचान निर्धारित करना ही कहलाता है क्या? बायोमेट्रिक्स। जैसे हम अपने मोबाइल को अनलॉक करते हैं अंगूठा लगाकर, तो मोबाइल पहचान रहा है ना हमारी शारीरिक इंफॉर्मेशन के आधार पर हमें, तो वो विषय हो गया काय का? बायोमेट्रिक्स का। बायोमेट्रिक्स दो ग्रीक शब्द बायोस और मेट्रॉन से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है जिंदगी और मापन। बायोमेट्रिक्स कौन कौन से शब्द से बना है? बायोस और मेट्रॉन। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? जिंदगी, और इसका अर्थ हो जाएगा मापन। मतलब हमारे शारीरिक अनुक्रम की पहचान करके किसी चीज़ का मापन किया जा रहा है। ठीक है, बायोमेट्रिक सिस्टम दो प्रकार से कार्य करता है, यानी दो प्रकार की तकनीकें हैं इस बायोमेट्रिक सिस्टम के कार्य करने पर। वह मानव की शारीरिक विशेषताओं से संबंधित आंकड़ों व आकृतियों को जमा करता है। तो पहली विधि क्या है? हमारे शरीर की विभिन्न स्तरों पर पहचान करके उनके आंकड़ों को इसने अपने पास जमा कर लिया। इसमें वह मानव व्यवहार द्वारा विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण व मापन करता है और फिर जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी उस इन्फॉर्मेशन की, उसका विश्लेषण और मापन ये सिस्टम कर देते हैं। जैसे हमने जब नया फ़ोन लिया तो उसमें पहले हमने इन्फॉर्मेशन अंदर भरी कि हमारा फेस ऐसा दिखता है। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले इस तरफ मुंडी करो, इस तरफ करो, फिर सामने करो, तो पूरे चेहरा जो है इस प्रकार से स्कैन हो जाता है। ऐसे ही अंगूठे की छाप जब हम डालते हैं अपने फ़ोन में, तो कई प्रकार से हमको अंगूठा आड़ा टेढ़ा करके अपनी इंफॉर्मेशन उसके अंतर्गत डालनी पड़ती है। तो उसमें क्या हो रहा है? संग्रहण। और जब भी आप अपना फ़ोन अनलॉक करते हो तो उसी संग्रहित इंफॉर्मेशन का हमारा फ़ोन यूज़ करता है। ठीक है, यह कार्य 3 चरणों में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मनुष्य की शारीरिक विशेषताओं को जैव प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों के माध्यम से एकत्र करना। तो जब हमने नया फ़ोन खरीदा तो हमने अपने शारीरिक इंफॉर्मेशन उसमें संग्रहित की। एकत्र विशेषताओं को आंकड़ों में परिवर्तित कर डिजिटल कोड का रूप देना, और फिर ये जो इंफॉर्मेशन हमने अपने फ़ोन में या कंप्यूटर में अंदर स्टोर करी है वो किस रूप में स्टोर है? डिजिटली तरीके से उस फ़ोन में या उस कंप्यूटर में स्टोर हो गई। बायोमेट्रिक सिस्टम वांछित व्यक्ति के द्वारा
प्रस्तुत जानकारी या उसके शारीरिक प्रतिबिंब को लेकर अपने डेटाबेस में उपस्थित जानकारी में मिलान करता है और निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। ठीक है, और जब भी हम अपने फ़ोन को अनलॉक करते हैं या अपने कंप्यूटर को अनलॉक करते हैं तो कंप्यूटर या हमारा फ़ोन पहले सर्च करेगा डेटाबेस में इस इंफॉर्मेशन के बारे में, और डेटाबेस से मैच हो जाने के बाद वो हमारा फ़ोन या हमारे कंप्यूटर को अनलॉक कर देता है। ये तरीका है बायोमेट्रिक्स के काम करने का। ठीक है, अब बायोमेट्रिक्स की आवश्यकता आज के दौर में क्यों हुई है? आप सब लोग जानते हो, हम जो ज़िंदगी जीने लगे हैं आजकल वो एक डिजिटल ज़िंदगी है हमारी। हर चीज़, हर इंफॉर्मेशन डिजिटल हो चुकी है। ठीक है, हमारे साथ साथ हमारी जो पूरी जमा पूंजी है, ये संपूर्ण जमा पूंजी भी डिजिटली स्टोर्ड है। क्लियर है? और इस इंफॉर्मेशन की सुरक्षा करने के लिए बहुत ही आवश्यक है कि हम ऐसा कोई सिस्टम बना लें जो हमारी शारीरिक विशेषताओं से ही रिजल्ट दे। इसीलिए ज़रूरत आन पड़ी है बायोमेट्रिक्स की। सूचना क्रांति के दौर में सभी पक्ष इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क से जुड़ते जा रहे हैं। अब आप देखो, अपन क्लास में पढ़ते थे ये चीज़ें, लेकिन अब डिजिटल तरीके से हम इन चीज़ों को पढ़ने लगे हैं। अतः इसके सफल संचालन हेतु एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली की आवश्यकता है। गोपनीयता को प्रभावी तरीके से सुनिश्चित करने में, ठीक है, जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसको गोपनीय तरीके से सुरक्षित करने के लिए बायोमेट्रिक्स की इंफॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है। नई आर्थिक प्रणाली में जहां ई कॉमर्स, ई बैंकिंग की अवधारणाएं सामने आ रही हैं, इसमें ई लर्निंग भी कर सकते हैं अपन। ठीक है, कौन कौन से ई कॉमर्स? ये हो गए फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन। ठीक है, इसके बाद ई बैंकिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। तुम लोग फीस भी दे रहे हो तो कैसे दे रहे हो? डिजिटली फीस भर रहे हो ना, तो वो क्या हो गया? ई बैंकिंग। तथा लगभग समस्त अर्थव्यवस्था का अभौतिकीकरण मतलब डीमटेरियलाइजेशन किया जा रहा है। डीमटेरियलाइजेशन हो रहा है। अब देखो, अपनी क्लास से ही समझो आप, कितने सारे संसाधन लगते थे अपन को। सबसे पहले एक क्लास होनी चाहिए, फिर टेबल, कुर्सी, लाइटनिंग, वाइट बोर्ड, तमाम चीज़ें। लेकिन अब सिर्फ कुछ नहीं, एक कैमरा, बोर्ड से मैं पढ़ा रहा हूँ, एक मोबाइल फ़ोन से या लैपटॉप से आप लोग पढ़ रहे होगे। मटेरियल कम हुआ यहाँ पर कि नहीं हुआ? तो पूरी अर्थव्यवस्था का ही डीमटेरियलाइजेशन किया जा रहा है। और इस प्रकार से साइबर क्राइम को रोकने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि बायोमेट्रिक प्रणाली को यूज़ किया जाए। इसीलिए बायोमेट्रिक प्रणाली की आवश्यकता महसूस की जा रही है। अब ये तो हो गया बायोमेट्रिक का। अब बायो टेक्नोलॉजी की एक नई फील्ड भी विकसित हो रही है जिसे कहा जाता है क्रायोबायोलॉजी। क्या बोलते हैं इस फील्ड को? इस फील्ड को कहा जाता है क्रायोबायोलॉजी। आप में से बहुत से लोग नए हैं, ठीक है, लेकिन आप में से जो लोग पुराने इस लेक्चर को सुन रहे हैं उनको मैंने एक चीज़ पढ़ाई थी क्लास में क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक अर्थात ऐसी प्रौद्योगिकी जो बहुत ही निम्न ताप पर क्रियाशील होती है, अर्थात -150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के नीचे, कितने? -150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के नीचे अगर कोई प्रौद्योगिकी कार्य कर रही है तो उसको हम कहते हैं क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी। अब आप समझ लो, यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है क्रायोबायोलॉजी, अर्थात बायोलॉजी की वे विधियाँ जो -150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के नीचे कार्य करेंगी उसको कहा जाएगा क्रायोबायोलॉजी। खास करके हॉलीवुड की मूवीज़ में आपने इस प्रकार की चिकित्सा पद्धति देखी होगी
कि व्यक्ति को बर्फ से भरे एक चैम्बर में अंदर डाल दिया और फिर उसके शरीर के साथ विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए जाने लगे। ये कॉन्सेप्ट हैं किसके? क्रायोबायोलॉजी के। अति निम्न ताप पर जीव विज्ञान का अध्ययन क्रायोबायोलॉजी कहलाता है। यानी यहाँ पर कीवर्ड क्या है? यहाँ पर कीवर्ड है अति निम्न ताप पर, बहुत ही कम तापमान पर अगर बायोलॉजी का अध्ययन किया जाए तो उसको कहते हैं हम क्रायोबायोलॉजी। इस शाखा के अंतर्गत विशेषतः जीवों पर निम्न तापमान के पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। मतलब विशेष रूप से किस चीज़ का अध्ययन होता है यहाँ पर? जीवों पर कम से कम तापमान का क्या असर होगा उसका अध्ययन यहाँ पर किया जाएगा। क्रायोबायोलॉजी के क्रमिक विकास के बाद इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के रोगों के उपचार में तथा जैव पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। क्लियर है? अति निम्न ताप पर ले जाकर अगर शरीर में किसी अंग का इलाज किया जाए या अति निम्न ताप पर ले जाकर अगर शल्य चिकित्सा की जाए तो वो ज़्यादा कारगर सिद्ध होगी, क्योंकि इन्फेक्शन का डर इस तापमान पर ख़त्म हो जाएगा। कारण कि जो बैक्टीरिया हैं, हो सकता है वे बैक्टीरिया और वायरस इतने टेम्परेचर पर जीवित ना रहें। किंतु वर्तमान में इस तकनीक का उपयोग निर्जीव पदार्थों के संरक्षण में किया जा रहा है। क्लियर है? आपको तो सिर्फ इतना याद रखना है कि क्रायोबायोलॉजी क्या है। क्रायोबायोलॉजी बायोलॉजी का एक ऐसा विषय है जिसमें निम्न तापमान पर शरीर की विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न जीवों या वनस्पतियों की कोशिकाओं, ऊतकों अथवा जीवों के सभी प्रकार के जनन द्रव्यों को -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है। मतलब हमारे शरीर में जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं, इन सारी गतिविधियों को -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सुरक्षित किया जाएगा, जिसे जर्म प्लाज्म संरक्षण कहते हैं। तो अब ये हमारे लिए आ सकता है कि ये जो जर्म प्लाज्म संरक्षण है ये किस तापमान पर होता है? ये होता है -196 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर। और किसका विषय है? तो ये विषय है क्रायोबायोलॉजी का। अर्थात जर्म प्लाज्म संरक्षण क्रायोबायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसकी विकसित तकनीक में सामान्य निम्न तापीय संरक्षण के रूप में डायमिथाइल सल्फॉक्साइड, मतलब ये जो टेम्परेचर है ना -196 डिग्री सेल्सियस, इसको हासिल करने के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है वो पदार्थ है कौन सा? डायमिथाइल सल्फॉक्साइड का प्रयोग किया जाता है। यह पहले इस तकनीक का प्रयोग केवल संरक्षण हेतु किया जाता था, परंतु वर्तमान में निम्न तापीय शल्य चिकित्सा में भी इसका प्रयोग किया जाने लगा है। यानी हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं जो शल्य क्रिया से ठीक होते हैं, मतलब ऑपरेशन से। और ऑपरेशन करने में रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया, वायरसेस और विभिन्न प्रकार की फंगस का खतरा सामने आता है। लेकिन अगर इतने निम्न तापमान पर ले जाकर ऑपरेशंस किए जाएंगे तो संक्रमण का जो खतरा है वो कम हो जाएगा। क्लियर है? और बॉडी के जिस पार्ट को काटा जा रहा है या संरक्षित किया जा रहा है उस बॉडी पार्ट पर टेम्परेचर ले जाना है आपको -196 डिग्री सेल्सियस का। कैसे ले जाओगे? तो इस तत्व का यूज़ करके। कौन सा? डायमिथाइल सल्फॉक्साइड नामक तत्व का यूज़ करके इतने निम्न तापमान पर ले जाया जा सकता है। निम्न तापीय शल्य चिकित्सा की अवधारणा सर्वप्रथम वर्ष 1994 में सामने आई, परंतु वर्ष 2000 में इसका व्यावहारिक प्रयोग शुरू हुआ। ये जो कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ा ना, इतने कम तापमान पर ले जाकर ऑपरेशंस करना, ये सबसे पहले सामने आया था कब? वर्ष 1994 में।
और ऐसा पहला ऑपरेशन सफल रूप से किया गया था वर्ष 2000 में। क्लियर है? इस चिकित्सा का लाभ यह है कि रोगग्रस्त कोशिकाओं या ऊतकों का इलाज करते समय यह अन्य किसी कोशिका या ऊतक को नष्ट नहीं करता है। वही है कि अगर कोई सी कोशिका या कोई सा बॉडी पार्ट हमारे शरीर का संक्रमित है तो वो संक्रमण फैलने से बचाया जा सकता है यदि शल्य क्रिया -196 डिग्री सेल्सियस पर काम करे, क्योंकि वो संक्रमण जिस बैक्टीरिया या वायरस के कारण हुआ है वो बैक्टीरिया या वायरस -196 डिग्री सेल्सियस पर इनएक्टिव हो जाएगा, निर्जीव में वस्तु में कन्वर्ट हो जाएगा, तो संक्रमण दूसरे सेल्स पर नहीं फैलेगा। जैसे आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि जो कैंसर होता है वो इलाज होने के बाद फिर से उभरकर सामने आ जाता है। उसका कारण यही है कि थोड़ा बहुत संक्रमण किसी कोशिका में बच गया होगा जिसे काटा नहीं गया या हटाया नहीं गया, या वो टेस्ट में नहीं आया कि भाई ये वाले सेल भी संक्रमित है। समझ रहे बात को आप हमारी? लेकिन अगर ऑपरेशन -196 डिग्री सेल्सियस पर किया जाएगा तो बॉडी का वो पार्ट जो इन्फेक्टेड है वो संक्रमण फैलने से बच जाएगा। मतलब ऐसे पार्ट में संक्रमण फैलने से बच जाएगा जो सुरक्षित है, जहां पर कोई रोग नहीं है। अति निम्न तापीय शल्य चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाली तकनीक को डीप स्टिक मेथड कहते हैं और इसमें भी द्रव नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। मतलब यदि शल्य चिकित्सा -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कंडक्ट हो रही है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे कहा जाता है डीप स्टिक मेथड। कौन सी मेथड कहलाती है? वो डीप स्टिक मेथड कहलाती है। वर्तमान में इसकी एक अन्य शाखा के रूप में स्लश चिकित्सा या स्लश थेरेपी विकसित हुई है, जिसमें एसीटोन का लेप लगाकर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा रोगग्रस्त अंगों या कोशिकाओं की सर्जरी की जाती है। शरीर में या खासकर कि चेहरे पर किशोरावस्था में बहुत से लोगों को मुहासे निकल आते हैं और आप कितनी भी सर्जरी करा लो या कितने भी उनको उखड़वा लो वो होते ही रहते हैं। ठीक है, बहुत से लोगों के साथ ऐसी शिकायत होती है। तो उसके लिए आजकल जो थेरेपी आ गई है वो कहलाती है स्लश चिकित्सा या स्लश थेरेपी। इसमें बहुत ही निम्न तापमान पर ले जाकर इन मुहासों को जड़ से उखाड़ा जाता है ताकि जो इन्फेक्टेड वाला पोर्शन है वो दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट ना कर पाए। तो इस क्रायोबायोलॉजी की जो एक नवीनतम तकनीक है वो है कौन सी? स्लश थेरेपी। क्लियर है? तो इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से रिवाइज करना। ठीक है, और कोई भी दिक्कत जाए ना तो आप कॉल करके पूछ लेना और टेस्ट के लिए तैयार रहना। थैंक यू।